हम लोग पहुंचे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में, सम्स वाले पेजेस, इलस्ट्रेशन 9, चैप्टर का नाम ये इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। ये इलस्ट्रेशन 9 है हमारे टेक्स्ट बुक का। इसमें लिखा है अ कंपनी परचेज द मशीनरी फॉर अ सम ऑफ ₹6 लाख। मैंने ज्यादातर आंसर लिख दिया है, ध्यान से देखो। यहाँ पे ये मशीन की कॉस्ट प्राइस दी हुई है 6 लाख। अ कंपनी परचेज द मशीनरी फॉर अ सम ऑफ ₹6 लाख ऑन 1/1/2009। मैंने यहाँ पे लिखा है कि मशीनरी हमने खरीदा 1/1/2009 पे, और इस मशीन का कॉस्ट प्राइस था 6 लाख रुपीस। आगे फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है इट हैड एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 10 years विदाउट एनी स्क्रैप वैल्यू। अब एक्सपेक्टेड लाइफ मतलब n इक्वल टू 10 years विदाउट एनी स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू को हम लोग s बोलते हैं, सिंबल s होता है इसका, और विदाउट एनी स्क्रैप वैल्यू मतलब इसकी स्क्रैप वैल्यू 0 है। आगे फिर लिखा हुआ है द प्राइस इंडाइसेस फॉर द एसेट वर एज follows on various dates 1/1/2009, 1/1/2012, 31/12, 2012, 100, 150, 170। ये 3 इंडेक्स नंबर मैंने कहीं पे नहीं लिखे हैं, मैं लिख के रखता हूं। मैं यहाँ पे तीनों इंडेक्स नंबर लिख देता हूं। प्राइस इंडेक्स नंबर ऑन, सबसे पहले 1/1/2009, इसका इंडेक्स नंबर दिया हुआ है 100। फिर 1/1/2012, इसका इंडेक्स नंबर 150। फिर 31/12/2012, इसका इंडेक्स नंबर 170। ये 3 इंडेक्स नंबर दिए हुए 2009, 2012, 2009, 2012, 2012, 100, 150, 150, 100, 150, 170। You are required to value the machinery on 1/1/2012 and 31/12/2012, both according to historical cost accounting system and current cost accounting system, charging depreciation on straight line basis। ठीक है, अब पहले मैंने depreciation का फॉर्मूला लगाया। depreciation का फॉर्मूला SLM में होता है C-S/N। ये depreciation का फॉर्मूला होता है C-S/N, मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो हमारा डेप्रिसिएशन हम सॉल्व करेंगे। डेप्रिसिएशन में सबसे पहले कॉस्ट प्राइस है हमारा 6 लाख, माइनस स्क्रैप वैल्यू है हमारा 0, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स है 10। तो C-S/10 करेंगे, C-S/N, तो ये हो रहा है 6 लाख माइनस 0, 6 लाख माइनस 0 अपॉन 10। तो ऑब्वियसली हमारा डेप्रिसिएशन आएगा 60,000 रुपीज। डेप्रिसिएशन आएगा 60,000 रुपीज ऑब्वियसली पर एनम, एक साल का डेप्रिसिएशन आया 60,000 रुपीज पर एनम। और आगे बढ़ते हैं, और आगे डेप्रिसिएशन आ गया। अब डेप्रिसिएशन आने के बाद मैंने एक टेबल बना के रखा है। ये वाला टेबल आपको बहुत काम आएगा। स्टेटमेंट शोइंग द रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ मशीनरी। यहाँ पे मैंने एक टेबल बना के रखा है। ये वैल्यूज जितनी मैंने पहले से लिख दी है, पहले वो समझा देता हूँ। ये ओपनिंग बैलेंस ऑन 1/1/2012, क्लोजिंग बैलेंस ऑन 31/12/2012, ये पर्टिकुलर्स। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मशीन, हमने मशीन खरीदा था 1/1/2009 पे, हमने मशीन खरीदा था 1/1/2009 पे 6 लाख रुपीज में, लेस डेप्रिसिएशन। बाकी जो बचेगा वो क्लोजिंग रिटर्न ऑन वैल्यू है, क्लोजिंग बुक वैल्यू। अच्छा, ये जो क्लोजिंग बुक वैल्यू आएगा, इसकी डेट क्या होगी? इसकी डेट यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। चलो, क्लोजिंग WDV, यहाँ पे क्लोजिंग WDV होगा डेट 1/1/2012 का, और यहाँ पे जो क्लोजिंग WDV होगा उसकी डेट होगी 31/12/2012 की। ठीक है, अब सबसे पहले हमने मशीन खरीदी 6 लाख। ये वाला कॉलम समझाता हूँ पहले ये वाला कॉलम पूरा समझा देता हूँ। हमने मशीन खरीदी 6 लाख रुपए में। अब हमने मशीन खरीदी थी 1/1/2009 पे, ओके। हमने मशीन यूज किया 1/1/2012 तक। तो 1/1/2009 से लेकर 1/1/2012 तक ये होते हैं हमारे 3 साल। 1/1/2009 से 1/1/2012 तक अगर आप इसको काउंट करोगे तो 10, 11, 12, ये 3 साल का गैप होता है। तो 3 साल का हमारा डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है, 3 इयर्स। अब यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन होगा वो 3 इयर्स का होगा, मतलब 60,000 एक साल का। ऊपर हमने निकाला C-S/N, तो एक साल का डेप्रिसिएशन 60,000, तो 3 साल का 1,80,000। अब 6 लाख में थे
6 लाख में दे 1,80,000 माइनस कर देंगे, कॉस्ट प्राइस में दे डेप्रिसिएशन 1,80,000 3 साल का माइनस कर देंगे, तो हमारा क्लोजिंग बुक वैल्यू आ जाएगा 4,20,000। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे जो अमाउंट दिया हुआ है वो 31/12/2012 का दिया हुआ है, इसमें हमारा जो डेप्रिसिएशन होगा वो 4 साल का होगा, मतलब 1/1/2009 से लेकर 31/12/2012 तक, ये 4 साल होते हैं। तो कॉस्ट प्राइस हमारा 6 लाख है, डेप्रिसिएशन होगा 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4 साल, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4 साल ये होता है 2,40,000। अब 6 लाख में से 2,40,000 माइनस करोगे, 6 लाख में से 2,40,000 माइनस करोगे तो क्लोजिंग WTV आ जाएगा 3,60,000। अब हम लोग कन्वर्जन फैक्टर्स मल्टीप्लाई करेंगे। जो 1/1/2012 का इंडेक्स नंबर है, 1/1/2012 का जो इंडेक्स नंबर था वो मेरे को याद है 150 था, और 31/12/2012 का जो इंडेक्स नंबर था वो मेरे को याद है इंडेक्स नंबर था इसका 170। क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा भी था 1/1/2012 का 150 और 31/12/2012 का 170। कॉलम्स के नाम एक बार याद कर लो। पहला कॉलम हिस्टोरिकल वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू, फिर कन्वर्जन फैक्टर, फिर करंट कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, मेथड सेम ही होता है, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग या करंट परचेजिंग पावर। ठीक है, मेथड पूरा कन्वर्जन का सेम ही होता है। अब जैसे ओपनिंग बैलेंस है 6 लाख रुपीज, ये 6 लाख रुपीज जिस दिन मशीन खरीदी थी उस दिन इंडेक्स नंबर 100 था, जिस दिन मशीन खरीदी थी उस दिन इंडेक्स नंबर 100 था। अगर आप इसको 1/1/2012 में कन्वर्ट कर रहे हो, जब आप इसको 1/1/2012 में कन्वर्ट कर रहे हो तो ऊपर आएगा 150 डिवाइडेड बाय 100। और अगर आप इसको 31/12/2012 में कन्वर्ट कर रहे हो, अगर आप इसको 31/12/2012 में कन्वर्ट कर रहे हो तो इंडेक्स नंबर आएगा ऊपर 170। मैंने बताया बहुत बार इस चैप्टर में फाइंड अपॉन गिवन, फाइंड 150 करना है तो ऊपर 150, फाइंड 170 करना है तो ऊपर 170। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं 6 लाख रुपीज 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइडेड बाय 100 करूंगा, ये आएगा 9 लाख। यहाँ पे मैं क्या करूंगा 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 170 डिवाइडेड बाय 100, 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 170 डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर आएगा 10,20,000। तो ओपनिंग वाले को कन्वर्ट किया तो 9 लाख आया, क्लोजिंग वाले को कन्वर्ट किया तो 10,20,000। इसी तरह हम डेप्रिसिएशन को भी कन्वर्ट करेंगे। अब डेप्रिसिएशन को भी सेम मेथड से ही कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 150, ओपनिंग वाले को मल्टीप्लाई बाय 150 अपॉन 100, क्लोजिंग वाले को मल्टीप्लाई बाय 170 अपॉन 100। तो डेप्रिसिएशन में 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइडेड बाय 100, 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 150 अपॉन 100, ये होता है 2,70,000। क्लोजिंग में भी इसी तरीके से 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 170 डिवाइडेड बाय 100, तो ये होता है 4,08,000, 4,08,000। अब आप ओपनिंग बैलेंस जो था, कॉस्ट प्राइस जो था 9 लाख, उसमें से 2,70,000 3 साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, 9 लाख माइनस 270 तो हमारा आंसर आएगा 6,30,000। उसी तरीके से 10,20,000 माइनस 4,08,000 तो हमारा आंसर आएगा 6,12,000। ठीक है, अभी इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, मतलब मशीन की वैल्यू होनी चाहिए थी 6,30,000 ओपनिंग बैलेंस में, ओपनिंग बैलेंस में मशीन की वैल्यू होनी चाहिए थी 6,30,000, बट एक्चुअल वैल्यू है बुक वैल्यू 4,20,000। तो जितना डिफरेंस है वो हमारा लॉस है ओपनिंग बैलेंस के लिए। और क्लोजिंग बैलेंस के लिए मशीन की वैल्यू होनी चाहिए थी 6,12,000, 6,12,000, बट है कितनी, है 3,60,000, तो जितना डिफरेंस है वो हमारा लॉस हुआ। तो अगर हम करंट कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से करेंगे, देखो क्या डिफरेंस आ रहा है, सुनते रहना। यहाँ पे मैं पहले ये कॉलम कॉपी पेस्ट कर दूं। देखो ओपनिंग जो 1/1/2012 का था उसमें करंट कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से वैल्यू आ रही है 6,30,000 और हिस्टोरिकल कॉस्ट की वैल्यू आ रही है 4,20,000। ये ओपनिंग की दोनों अमाउंट्स। क्लोजिंग में करंट कॉस्ट अकाउंटिंग में आ रहा है 6,12,000 और हिस्टोरिकल कॉस्ट आ रहा है 3,60,000। ठीक है, यहाँ पे मैं डेट लिख देता हूँ, ये है 1/1/2012 वाली वैल्यूज, ये 1/1/2012 वाली वैल्यूज है, 1/1/2012।
और ये क्लोजिंग वाली वैल्यूज है। क्लोजिंग वाली वैल्यूज मतलब 31/12/2012, ये सारे हमारे ओपनिंग बैलेंसेस का करंट कॉस्ट अकाउंटिंग, और ये सारे क्लोजिंग बैलेंसेस का करंट कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ओपनिंग बैलेंसेस का 6,30,000 इसको बोलेंगे वैल्यू एज पर करंट कॉस्ट अकाउंटिंग, ओपनिंग वाले का 6,30,000, और ये हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट 4,20,000। तो जितना करंट कॉस्ट अकाउंटिंग की वैल्यू ज्यादा है 6,30,000, हिस्टोरिकल कॉस्ट की वैल्यू कम है, तो ये हमारा प्रॉफिट हुआ। करंट कॉस्ट अकाउंटिंग है 6,30,000 और हिस्टोरिकल कॉस्ट है 4,20,000, मतलब हमारी मशीनरी की करंट कॉस्ट अकाउंटिंग की वैल्यू बढ़ गई। कितनी वैल्यू बढ़ गई? 2,10,000 रुपए। तो इंक्रीज इन वैल्यू एज पर करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। एज पर करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड हमारा वैल्यू बढ़ गया, 6,30,000 हो गया, हिस्टोरिकल है 4,20,000, तो 2,10,000 का एक तरीके से प्रॉफिट हुआ। उसी तरीके से क्लोजिंग बैलेंस में एज पर वैल्यू एज पर करंट कॉस्ट अकाउंटिंग है 6,12,000, हिस्टोरिकल कॉस्ट है 3,60,000, तो हमारा प्रॉफिट हुआ 2,52,000। अब एक लास्ट कंक्लूजन, सिर्फ लास्ट कंक्लूजन लाइन ये लिखेंगे कि हमारा ये जो प्रॉफिट हुआ 2,52,000, दिस विल बी credited to current cost accounting reserve. So the increase in value as per current cost accounting method, rupees 2,52,000 closing वाला, will be credited to current cost accounting reserve, current cost accounting reserve account, ठीक है। करंट कॉस्ट अकाउंटिंग रिजर्व में ये वाला अमाउंट जाएगा 2,52,000, बस डन। तो इतना ही लिखना था आपको, इतना ही करना था। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, लिखना अच्छे से। इतना लिखना अच्छे से बेटा सब लोग। ये क्वेश्चन है, यहां से आंसर है। लिखो इतना सब लोग, लिखते रहो।